कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और ठीक होने भी चाहिए। ठीक है, मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ ख़त्म होने को है और अब बसंत ऋतु आने को है। तो अब हमारे टॉपिक पे अगर आके बात करें तो हम जो हाइपोथेसिस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखे थे, उस हाइपोथेसिस की सीरीज़ में ये लास्ट हाइपोथेसिस होगी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी पढ़नी होगी हमें, और बिग बैंग थ्योरी पढ़ने के बाद फिर पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत वगैरह, और फिर थोड़े तारों की उत्पत्ति, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे। देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्यों है और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस क्यों है, अभी तो वो सारी हाइपोथेसिस ही क्यों थी। बिग बैंग थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन वर्तमान समय में उन क्रिटिसिज्म को नगण्य मान लिया गया है कि बहुत से सबूत मिल गए हैं। तो जो प्रूफ हो जाती है उसे थ्योरी कहा जाता है। लेकिन अभी तक बाकी जो भी थी उनके अपने अपने क्रिटिसिज्म थे, अपने अपने ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया। तो इस वजह से हाइपोथेसिस ही रह गई, बाकी सारी की सारी उनके सवाल के जवाब नहीं मिले। तो जो आज की हमारी हाइपोथेसिस है वो रूस के एक वैज्ञानिक है, ऑटो श्मिड। ऑटो श्मिड ने 1943 में अपनी ये इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस दी। स्टार्ट करते हैं, देखिए इसे इस बार। देखिए, स्टेलर का मतलब होता है आकाशीय पिंड। तो जब ऑटो श्मिड साहब ने नाइनटीन 43 में अपनी हाइपोथेसिस दी, तो हाइपोथेसिस को देने के समय उन्होंने ये मान लिया कि इस ब्रह्मांड में तारे हैं। इनिशियल जो यूनिवर्स है, प्रारंभिक जो ब्रह्मांड है, उसमें उन्होंने मान लिया कि हाँ कुछ आकाशीय पिंड है, कुछ तारे हैं, उनकी अवस्थिति को, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, जो ग्रिड पैटर्न जानते हैं कि हम हमारा यूनिवर्स आज के समय ग्रिड पैटर्न पर है। ग्रिड पैटर्न की अगर बात करें तो ऐसा मान लिया जाता है कि ऐसे ये ग्रिड है, और इस ग्रिड पैटर्न पे प्लैनेट, सन वगैरह ये ऐसे ऐसे यहाँ पर कहीं पर रखे हुए हैं, और इनके बीच में डार्क मैटर, खाली पदार्थ। तो जो ऑटो श्मिड साहब ने इसे खाली पदार्थ कहा है, लंबे समय तक इसे खाली पदार्थ ही कहा गया। आइंस्टाइन साहब ने आगे जाके समझाया कि ये खाली पदार्थ नहीं है, ये ऊष्मा है, ये एक ऊर्जा है। भले ही इसको हम अभी नहीं जानते हो, इसे हम नहीं पहचानते हो, लेकिन इसे खाली नहीं कहा जा सकता, और तब जाकर के इसको डार्क मैटर कहा गया था। तो 1943 के हाइपोथेसिस के हिसाब से उन्होंने माना है कि दो जो तारे हैं, दो पिंड हैं आकाश में, उनके बीच में खाली स्थान है, और उस खाली स्थान को आगे जाकर के डार्क मैटर की संज्ञा दी गई। जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये ग्रिड पैटर्न में यूनिवर्स है। अच्छा, ऑटो श्मिड साहब ने अपनी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसको सुलझाने का प्रयास किया। सबसे खास बात इस हाइपोथेसिस की यही है, उन्होंने बताने की कोशिश करी कि जो वर्तमान में ग्रह हैं, पहला पॉइंट, ग्रह के कोणीय आवेग, कि प्रत्येक ग्रह का कोणीय आवेग अलग अलग क्यों है, एंगुलर मोमेंटम। दूसरा, उन्होंने सूर्य के नज़दीक जो पार्थिव ग्रह हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, पार्थिव ग्रह जो भारी हैं वह तथा दूर जाते हैं तब गैसियस प्लैनेट, गैसीय वायव्य ग्रह, इसको बताने की कोशिश करी। तीसरा, उन्होंने ग्रहों की दूरी, कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर क्यों है, कैसे है, किस लिए है। और चौथा, उन्होंने ग्रहों की गति। तो ऐसे करके इन्होंने ये लगातार 4 पॉइंट्स को सुलझाने के लिए अपनी इस हाइपोथेसिस की संकल्पना करी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने माना कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में जो सोलर सिस्टम हमारा बना है, ये धूल कणों की वजह से बना है, और गैस के बादल हैं। तो ये नीचे मान लो गैस के बादल हैं, और ये धूल कण है। ठीक है, फिर इन्होंने माना कि जब सूर्य है, ये सूर्य जब आकाश गंगा के नज़दीक होकर के गुजर रहा था, आकाश गंगा के पास से गुजर रहा था, तो कुछ धूल कणों को और कुछ गैस के बादलों को अपने साथ लेकर के ये आगे चला गया,
और वह सूर्य यहाँ रह गया और उसके आसपास ये गैस के बादल में धूल कण रिवॉल्व करने लगे, भ्रमण करने लगे, परिक्रमा करने लगे अराउंड दी सन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब आगे जाके हुआ क्या, जो ये धूल कण थे, ये धूल कण ये संख्या में अधिक थे, लेकिन ये क्या थे, कम अव्यवस्थित थे। और जो गैस के बादल थे ये संख्या में कम थे, तो ये ज्यादा क्या थे, अव्यवस्थित थे। ऐसा ये अपनी हाइपोथेसिस में बताते हैं। तो हुआ क्या, इस कारण ये गोल तश्तरी के रूप में, एक डिस्क के रूप में बन गई है। ठीक है, शेप ली इन्होंने, धूल कणों ने, गैस के कणों ने। अब हुआ क्या, ये सारे के सारे जो पिंड इस शेप में आ गए, बीच में रह गया हमारा सन। ठीक, तो रह गए, चूंकि धूल कणों के बीच में नॉन इलास्टिक रूप से गति होती है, अप्रत्यास्थ, हिंदी में अप्रत्यास्थ, नॉन इलास्टिक। कहने का मतलब है जब कोई दो कण टकराएंगे तो अपनी गति खो देते थे, और खो देने के बाद वे समूहित होते रहते थे। फिर कोई दो कण आके टकराएंगे इनसे, तो आ करके इनके पास एग्रेशन हो रहा था, ये धीरे 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 समूहित होते जा रहे थे, आस पास अपने आकार को बढ़ाए जा रहे थे। तो ऐसा ही होता ना कि ये दो कण आके टकराए, फिर साइज ले ली, फिर आके टकराए, फिर साइज ले ली, फिर आके टकराए, साइज ले ली। इस प्रकार धीरे धीरे एक एम्ब्रियो का रूप धारण करा इन्होंने, भ्रूण। प्रारंभिक अवस्था में एक भ्रूण का रूप ले लिया इन्होंने। ऐसे करके धीरे धीरे ग्रह बनने लगे, क्योंकि गैस के बादल जो थे ये इलास्टिक रूप में मूवमेंट कर रहे थे, प्रत्यास्थ है ना, हिंदी में प्रत्यास्थ रूप में ये गति कर रहे थे। तो जैसे ही गैस के कण आपस में टकरा रहे थे तो इनमें गति थी, वापस दूर जाना, थोड़ा थोड़ा दूर होना, समूहित नहीं हो पाना। इस वजह से गैस के कण विरल रूप में रहे, और ये जो धूल कण थे ये धीरे धीरे पास आते गए और धीरे धीरे एम्ब्रियो का रूप धारण करा। जो ही ये स्थिति वापस कंटिन्यू चलती रही, धूल कणों का एक दूसरे के पास में आना, लगातार समूहित होना, तो आगे जाकर के एस्ट्रॉइड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एस्ट्रॉइड से आगे जाकर के हमारे भावी क्या बन गए, ग्रह। यही आकार इनका बढ़ता गया धीरे 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 धीरे, और तप्त अवस्था में, गर्म अवस्था में रही है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे पृथ्वी को समय लगा ठंडा होने। अब ये जो ग्रह बन गए, इसके आसपास जो कुछ कण बच गए, ये कण भी आपस में समूहित होकर के उपग्रह बन गए, सैटेलाइट्स बन गए। तो हमारे प्लैनेट्स बन गए और हमारी क्या बन गई, सैटेलाइट्स। तो ऐसे करके इन्होंने इसकी जो कल्पना है वो करी। अब क्वेश्चन कि ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर कैसे है, क्या है, तो इसका जवाब इस टाइप से मिला है कि जो सूर्य है, सूर्य अलग है, और जो ग्रह और उपग्रह है, ग्रह और उपग्रह हैं, ये धूल कण और गैस से बने हैं। इसलिए सूर्य का कोणीय आवेग अलग है और ग्रह उपग्रह का कोणीय आवेग अलग है। तो इन दोनों कोणीय आवेग में अंतर इसलिए है। ठीक है, फिर सूर्य के नजदीक पार्थिव ग्रह है। अब देखो, मान लीजिए कि सूर्य है, अब इसका जो ऊष्मा है जो इन कणों को मिलेगी, कण जो एम्ब्रियो बन गए थे, फिर आगे जाके एस्ट्रॉइड बन गए, ये एम्ब्रियो के बाद एस्ट्रॉइड, फिर प्लैनेट्स बन गए। तो जो ये सन के पास में रहे, ये सूर्य मान लो बीच में जो इसके पास में रहे, इसका जो था, इसकी ऊष्मा इन्हें मिलती गई। तो जिन्हें पर्याप्त ऊष्मा मिल रही है वो कैसे ग्रह होते गए, वो पार्थिव ग्रह होते गए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनते गए। और जो ग्रह दूर रह गए, 4 ही ज़्यादा बन गए, तो जो दूर रह गए वह गैसीय रह गए, क्योंकि उन्हें सूर्य की पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिली। इस टाइप से इन्होंने इसका जवाब दिया। फिर इसके बाद जो ग्रहों का वेट है, तो अलग अलग जो ये पास में कोई बने थे, मान ली किसी का छोटा सा एम्ब्रियो बना, तो आगे जाकर के कुछ भी समय लग जाए, कितना समय लग जाए, वो छोटा ही प्लैनेट बनेगा। और आगे जाके किसी का बड़ा एम्ब्रियो बन गया तो वो आगे जाकर के और बड़ा प्लैनेट बनेगा। जैसे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये है हमारे प्लैनेट्स, ये बड़े होते जाते हैं आगे, और पास वाले हैं जो छोटे रह गए। तो जो पास में थे, जो उनका परिमाण रहा है, जो उनका एम्ब्रियो रहा है, उसके हिसाब से ही वो ग्रह की साइज भी वैसी रही है। और जो दूर थे उनका एम्ब्रियो बड़ा बना, एस्ट्रॉइड बड़े बने, तो प्लैनेट्स भी बड़े बने। ऐसा उनके सैटेलाइट्स भी बहुत ज़्यादा बनी, लेकिन वो गैसियस पोजीशन में रह गए। तो ऐसे करके इन्होंने अपने सारे का जवाब दिया। इस दिन 2 के बारे में मौन है,
दूरी तो दूरी यही है कि जितना दूर एम्ब्रियो बना उतनी दूरी में उनके वो प्लैनेट्स बने। और गति के बारे में मोहन हाइपोथेसिस गति के बारे में बताती नहीं है, ठीक है। अब आगे जाके वही इसका पोस्टुलेशन मूल्यांकन। अब देखो मूल्यांकन अगर वो करने की कोशिश करें तो मूल्यांकन में पहली चीज कि धूल कण गैस बादल कहाँ से आए, वही क्वेश्चन वापस से कि धूल कण व गैस के बादल कहाँ से आए, कैसे आए, ये इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो गैस के कण और धूल कण जो थे ये तो एक जगह रुके हुए थे, शिथिल थे, बिखरे हुए थे, तो फिर ये सूर्य के आकर्षण केंद्र में कैसे आए। तो ऐसे करके दो तरीके से इसका मूल्यांकन कर देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस यहाँ पर ये हमारी समाप्त होती है। अब इसके बाद हमारी चालू होगी बिग बैंग थ्योरी। तो अब यहाँ तक बुक से एक बार पढ़ लेना जरूरी है, पूरा एक बार रिवाइज कर लेना जरूरी है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते जाएंगे, क्योंकि उसके बाद महासागर महाद्वीप वगैरह ये बनेंगे। फिर महासागरों के नीचे की स्थलाकृति, अंदर की महाद्वीपों के ऊपर की स्थलाकृति। तो मतलब ये समझ ले जाए कि हम लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करेंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।